नमस्कार सभी को। मैं ज्योति रानी केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर द्वितीय पाली से आज आप सभी के समक्ष कक्षा 10वीं विषय हिंदी कविता उत्साह अट नहीं रही है लेकर प्रस्तुत हूँ। इस कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कविता पढ़ने से पूर्व सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा तथा सुमित्रा नंदन पंत हैं। निराला मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कि निराला ने परंपरागत छंदों को तोड़ा और छंदमुक्त कविताओं की रचना की। निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हुई। पारिवारिक जीवन। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। कैसा था? दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया, यानी कि आत्मीय जनों के समय पूर्व निधन ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। निराला की प्रमुख रचनाएं काव्य संग्रह अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अर्चना। उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। कहानी संग्रह हैं लिली, सखी, अपने घर आदि। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भाषा शैली की बात करते हैं। भाषा शैली। निराला ने खड़ी बोली का प्रयोग किया। छायावाद में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, तो निराला जी ने छायावादी कविताओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया। प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, संगीतात्मकता के साथ साथ इनकी काव्य शैली ओज गुण युक्त व प्रभावशाली भी है। अब बात करते हैं उत्साह कविता की। उत्साह कविता। उत्साह एक आह्वान गीत है। क्या है? आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है, जिसमें कवि निराला ने किसे संबोधित किया है? बादलों को संबोधित किया है। बादल निराला का प्रिय विषय है। बादल निराला का कैसा विषय है? प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई चेतना, नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। उत्साह कविता में ललित कल्पनाओं और क्रांति चेतना दोनों देखने को मिलती हैं। उत्साह कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों देखने को मिलती हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। क्या? फिर से एक बार शुरू करते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कविता में आए नवीन शब्द इस प्रकार हैं। घोर। घोर शब्द का अर्थ है भयंकर। यहाँ देखिए, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। यहाँ घोर का अर्थ है भयंकर, धाराधर का अर्थ है बादल। फिर देखते हैं, तीसरी पंक्ति में है ललित ललित काले घुंघराले। यहाँ ललित ललित शब्द 2 बार आया है,
तो यहाँ ललित शब्द का अर्थ है सुंदर और मनोरंजनकारी। सुंदर और मनोरंजनकारी। अब आगे देखिए, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे। विद्युत छवि, विद्युत छवि का क्या अर्थ है? देखिए, विद्युत छवि का अर्थ है बिजली की सी शोभा। विद्युत छवि का क्या अर्थ है? बिजली की सी शोभा। उर, उर का अर्थ है हृदय। वज्र, वज्र का अर्थ क्या है? कठोर। नूतन का अर्थ है नवीन। तो यहाँ आप इन सभी शब्दों का अर्थ समझ गए होंगे। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। यहाँ घेर घेर यानी कि बादलों, ओ बादलों, गरजो, घेर घेर घोर गगन, चारों ओर से उमड़ घुमड़ कर इस गगन को, आकाश को घेर लो। आगे क्या है? ललित, ललित का अर्थ मैंने बता दिया, मनोरंजनकारी, सुंदर। बाल कल्पना कैसे पाले आपको पता है। इसके बाद विद्युत छवि उर्मे। विद्युत छवि यानी कि बिजली की सी शोभा। अब इसका अर्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि बादलों से गरजने का आह्वान करता है। क्या? बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। यहाँ कवि क्या कह रहा है? यहाँ कवि बादलों से गरजने का आह्वान करता है। कवि का कहना है कि बादलों की रचना में एक नवीनता है, यानी कि बादलों की रचना में क्या है? एक नवीनता है, एक नयापन है। काले काले घुंघराले बादलों का अनगढ़ रूप ऐसे लगता है जैसे उनमें किसी बालक की कल्पना समाई हुई हो। उन्हीं बादलों से कवि कहता है कि पूरे आसमान को घेर कर घोर ढंग से गर्जना करें, घोर ढंग से गर्जना करें। बादल के हृदय में किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी हुई है। यहाँ बादल को कवि का प्रतीक बनाया है, बाल कल्पनाओं का भी प्रतीक बनाया है, उत्साह का भी प्रतीक बनाया है। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? बादल के हृदय में किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी हुई है। इसलिए कवि बादलों से कहता है कि वे किसी नई कविता की रचना कर दें और उस रचना से सबको भर दें। अगला है, देखिए आगे कविता का दूसरा काव्यांश है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ कुछ नवीन शब्द हैं, इन नवीन शब्दों को सभी बच्चे देखेंगे। विकल, विकल शब्द 2 बार आया है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल, विकल का अर्थ है व्याकुल या बेचैन। अब यहाँ उन्मन थे उन्मन, उन्मन शब्द का अर्थ है अनमना। उन्मन शब्द का क्या अर्थ है? उन्मन शब्द का अर्थ है अनमना, अनमना सा मन। सकल, सकल का अर्थ आप सभी को पता ही है, सकल का अर्थ है सारे। अज्ञात का अर्थ है अनजान, अज्ञात का अर्थ क्या है? अनजान। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, यहाँ अज्ञात शब्द का अर्थ है अनजान। अनंत का अर्थ है आकाश। निदाघ, नवीन शब्द है निदाघ। निदाघ का अर्थ है तपती गर्मी। निदाघ का अर्थ है विश्व के निदाघ के सकल जन। यहाँ निदाघ का अर्थ है तपती गर्मी। अब आगे देखते हैं, इसका भावार्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में लिखा है। देखिए क्या लिखा है? विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यानी कि सभी का मन अनमना था, सभी का मन बेचैन था। क्यों बेचैन था?
विश्व के निदाघ के सकल जन, विश्व में तपती गर्मी के कारण विश्व के सभी लोगों का मन कैसा था? व्याकुल था, बेचैन था, अनमना सा था। उनका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में लिखा है। सभी लोग तपती गर्मी से बेहाल हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं और उनका मन कहीं नहीं लग रहा। ऐसे में कई दिशाओं से बादल घिर आए हैं। ऐसे में क्या है? आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। ऐसे में कई दिशाओं से, अज्ञात दिशाओं से, कई अनेक दिशाओं से बादल घिर आए हैं। कवि उन बादलों से कहता है कि तपती धरती को जल से शीतल कर दें। तब कवि क्या कहता है कि इन अनंत के घन आए, अज्ञात दिशा से अनंत के घन, यानी कि कवि उन बादलों से कहता है कि तपती धरती, निदाघ के सकल जन, यानी कि तपती धरती के सभी लोगों को शीतल कर दें। तपती धरती को शीतल कर दें। एक बार फिर देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। यानी कि यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में लिखा है। सभी लोग तपती गर्मी से बेहाल हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं, उनका मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा है, उनका मन अनमना सा है, मन बेचैन है। ऐसे में कई दिशाओं से अनंत के घन, ठीक है, ऐसे में अज्ञात दिशाओं से अनंत के घन घिर आए हैं। कवि उन बादलों से कहता है कि तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दें, तपती धरती को शांत कर दें, शीतल कर दें, उसकी व्याकुलता, उसकी बेचैनी को समाप्त कर दें। यहाँ कुछ प्रश्न हैं। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो देखिए, कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है। यहाँ बादल प्रतीकात्मक रूप में लिया गया है और कवि यहाँ यह चाहता है कि बादलों के माध्यम से क्रांति, बदलाव आए। ठीक है, तो कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है। वह बादलों से गरजने के लिए कहता है। बादलों से क्या कहता है? गरजने के लिए। एक ओर बादलों के गर्जन में उत्साह समाया है तो दूसरी ओर लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करना है। उत्साह कविता में कवि ने बादल को प्रतीकात्मक रूप में लिया है। ठीक है, प्रतीकात्मक रूप में लिया है, जिसमें कवि बादलों से आह्वान करता है कि एक ओर बादलों के गर्जन में उत्साह समाया है तो दूसरी ओर लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करना है। दूसरा प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों के लिए किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? प्रश्न 2 एक बार फिर देखेंगे, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो देखिए, कविता उत्साह में बादल जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में, उत्साह व संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में, पीड़ितों का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में संकेत करता है। ठीक है, इस कविता में बादल अनेक अर्थों की ओर संकेत करता है, जैसे कि जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में,
उत्साह व संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में, पीड़ितों का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को इस कविता का भावार्थ समझ आया होगा। धन्यवाद।